हेलो एवरीवन, आज हम भाषा शिक्षण पर बात करेंगे। भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं वो भाषा शिक्षण मतलब होता है लैंग्वेज जो टीचिंग होती है उसके बारे में बेसिकली इस पर बात की जाती है ना। इस चैप्टर में लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज इवेल्युएशन, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। मदर लैंग्वेज के बारे में, अदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, यही सब यहाँ के लर्निंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, 15 चैप्टर में, ठीक है। और 16 में भी ऑलमोस्ट यही सब दिया हुआ है और इन्हीं सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इस पर फोकस करते हो और बेसिक लाइफ में प्रैक्टिकल वे में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। कि भाषा शिक्षण की अनेक विधियां हैं इस चैप्टर में, उस पर बात की गई है। उसमें से कुछ विधियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में विशेष रूप से अन्य भाषा शिक्षण की दृष्टि से किया गया है और जो दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं हम उसके हिसाब से इस चैप्टर को समझेंगे। इन विधियों का उपयोग मातृभाषा शिक्षण, अन्य भाषा शिक्षण में किया जाता है। यानी हम अदर लैंग्वेज सीखते हैं और कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें किया जाता है। भाषा शिक्षण का संबंध भाषा से है, यानी जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें मेन फोकस लैंग्वेज पर होता है। भाषा अध्ययन और अध्यापन, यानी भाषा पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है, संबंधित जो सिद्धांत और प्रणालियाँ हैं विकसित हुई हैं उसमें भाषा जो लर्निंग है का स्थान प्रमुख होता है ना। भाषा पढ़ी जाती है, जो पढ़ाई जाती है, उसमें लैंग्वेज अधिगम, एक लैंग्वेज अधिगत होता है, एक लैंग्वेज अधिगम होता है। जो अधिगम जो होता है वो लर्निंग होता है ना। भाषा शिक्षण की सफलता इन्हीं विधियों पर निर्भर करती है, ठीक है। समय समय पर भाषा शिक्षण जो प्रणाली में हमें अनेक विधियां प्रचलित दिखाई देती है। क्षेत्र के प्रमुख विद्वान मैके जो हैं ने 15 शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है, जिसके बारे में हम यहाँ से विस्तार से देखेंगे। वो बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, फिर बात करते हैं नेचुरल मेथड, फिर साइकोलॉजिकल मेथड, फोनेटिक मेथड हो गया, रीडिंग मेथड हो गया, ग्रामर मेथड। ग्रामर मेथड को तो हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक मेथड हो गया, यूनिट मेथड की बात करते हैं वो, फिर लैंग्वेज कंट्रोल मेथड की बात करते हैं, भाषा नियंत्रण विधि जिसे कहते हैं, फिर अनुकरणात्मक विधि यानी मिमिक्री मेमोराइजेशन मेथड जो होता है उस पर बात करते हैं, भाषा सिद्धांत विधि व प्रैक्टिस थ्योरी मेथड की बात करते हैं, सजातीय विधि यानी कोग्नेट मेथड की बात करते हैं, द्विभाषीय विधि ड्यूल लैंग्वेज मेथड की बात करते हैं और ट्रांसलेशन मेथड की, अनुवाद विधि की बात करते हैं, फिर व्याकरण अनुवाद विधि की यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि पर हम विस्तार से बात करेंगे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण विधि के विकास के 4 प्रमुख पड़ाव आए हैं: व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और संप्रेषण परत जो भाषा शिक्षण इन पर। यहाँ इन 4 पर संक्षेप में विचार किया जाएगा। व्याकरण विधि जो होती है, व्याकरण विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को याद कराया जाता है। हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो पहले शब्दों के माध्यम से, फिर शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर क्या होता है, भाषा अभ्यास कराए जाते हैं। उसमें व्याकरण नियमों की जानकारी को वास्तविक भाषा प्रयोग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया, इसलिए बाद में इस शिक्षण विधि की आलोचना हुई। मतलब यह है कि हम ना कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, 2 मिनट, इसमें हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने का मेन फोकस उसकी ग्रामर होता है, उसे व्याकरण विधि कहते हैं। फिर व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि यह विधि विश्व जो है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, यह विधि 2 तत्वों पर आधारित है, व्याकरण और अनुवाद। यानी पहले किसी और लैंग्वेज को सीखा जाता है, उसकी ग्रामर को सीखा जाता है, फिर डिक्शनरी की हेल्प से क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। व्याकरण के स्तर पर इस विधि जो लक्ष्य भाषा होती है कि रूपांतरण, यानी भाषा 2 जो है कि रूपात्मक विवरण पर आधारित थी। इसके साथ ही इस विधि में भाषा 1 और भाषा 2 के बीच अनुवाद प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। यानी एक लैंग्वेज अगर हम हिंदी ले लेते हैं या फिर एक लैंग्वेज हम फ्रेंच ले लेते हैं, दूसरी हम इंग्लिश ले लेते हैं, तो क्या होता है कि एक हमारी लक्ष्य भाषा होती है, दूसरी हमारी स्रोत भाषा होती है। उसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक द्वारा निर्देशित शब्द भेद, धातु रूप और कारक और काल रचना आदि नियमों को छात्रों के लिए याद कराना, फिर द्विभाषी शब्दकोशों की सहायता से उसका अनुवाद करना अपेक्षित। यानी कि इसमें क्या करता है कि पहले लैंग्वेज ग्रामर उसकी सिखाई जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है,
डिक्शनरी की हेल्प से, जैसे हम हिंदी सीखते हैं, उसके साथ फिर ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन सीखते हैं, तो बिल्कुल वही व्याकरण अनुवाद विधि में यही किया जाता है। इस प्रकार यह विधि सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में रखकर सीखने पर बल देती है। उसमें लक्ष्य भाषा का महत्व कम होता है, भाषा के जीवंत पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जाता और छात्र की रुचि अभिप्रेरणा को समाहित नहीं किया जाता। इस कारण यह विधि निरर्थक मानी जाने लगी, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस इंटरेस्ट वगैरह को नहीं देखा जाता है। इसमें मेन फोकस सिर्फ होते पहले ग्रामर सीखना, फिर उस हिसाब से ट्रांसलेशन किया जाना, ग्रामर के बेस पे ट्रांसलेशन सिखाया जाता है यहाँ पर। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि जो होती है, इसमें क्या होता है कि कन्वर्सेशन के माध्यम से, जैसे इसमें क्या होता है, अन्य भाषा सीधे संपर्क में लाकर, यानी कि जैसे कोई बच्चा है, वो क्या होता है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ पे वो किसी और को वो भाषा बोलते हुए देखता है, तो उसके संपर्क में आके वो भाषा वो सीखता है ना, उसे प्रत्यक्ष भाषा या मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि की सीमाओं को दूर करने और भाषा शिक्षण को व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से प्रत्यक्ष विधि सामने आई। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता, अन्य भाषा के सीधे संपर्क में लाकर शिक्षार्थी को मुख्य जो मौखिक अभ्यास के सहारे से भाषा सिखाई जाती, इसलिए ये जो विधि है मौखिक वार्तालाप विधि भी इसे कहा जाता है। देर तक वाक्यों को सुनना, फिर उसका इस तरह अभ्यास करना कि वे वाक्य आदत के रूप में ढल जाए, इस विधि की मुख्य शिक्षण प्रक्रिया। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो उस लहजे में फिर वो बात करना शुरू कर देता है। इंग्लिश कई बार क्या होता है, फॉरेन में, जैसे इंडिया से गए हुए बच्चे जो फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, तो वो जर्मन सीख रहे हैं या कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार ना उसे माहौल की वजह से भी वो लैंग्वेज वो बच्चा सीख जाता है, और वहाँ के आसपास के लोगों को सिर्फ वही लैंग्वेज बोलते, चारों तरफ वही लैंग्वेज बोलते देखता है, तो लैंग्वेज सीख जाता है। इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। यह विधि भाषा अधिगत की स्वाभाविक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसकी मुख्य मान्यता यह है कि भाषा का तात्पर्य बोलने से है, लिखने से नहीं, है ना। यानी भाषा का मतलब होता है बोलने से, यहाँ पे इसका फोकस लिखने पर नहीं होता है। भाषा आदतों का समूह है, यानी जो भाषा होती है वो आदतों का समूह है। एक बार आदत पड़ जाती है, वो धीरे धीरे फिर वही भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। भाषा वह है जैसी मूल भाषा भाषी बोलते हैं, वह नहीं जो व्याकरण देता है ना। भाषा वह है जो मूल भाषा भाषी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रामर पर फोकस नहीं होता। और भाषा सिखानी चाहिए, भाषा के विषय में नहीं। यहाँ पे क्या होता है, भाषा को सिखाने पर फोकस किया जाता है और भाषा के बारे में सिखाने पर फोकस नहीं किया जाता। अपनी इस मान्यता के कारण प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण की प्रमुख और लोकप्रिय विधि के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसका लक्ष्य था भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थी में भाषा व्यवहार को पुष्ट करना। ठीक है, अब हमारे ये लास्ट बचता है संप्रेक्षण परक भाषा शिक्षण। संप्रेक्षण परक जो भाषा शिक्षण होती है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा भाषा सिखाने से संबंधित व्यावहारिक जो पक्ष है उसी पर बल देता है ये भी, और उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता है। इसी पक्ष को और प्रबल बनाने के लिए संप्रेक्षण परक भाषा शिक्षण विधि सामने आई, जिसमें भाषा शिक्षण को निम्न लक्ष्यों से जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, भाषा सीखने का तात्पर्य है भाषा प्रयोग को सीखना, है ना। भाषा को सीखने का मतलब है भाषा कैसे प्रयोग की जाती है उसको सीखना। भाषा प्रयोग सीखने के अंतर्गत भाषा की संरचना को सीखना समाहित होता है। भाषा की जो संरचना होती है उसको सीखना समाहित होता है इसमें। और भाषा को केवल एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में ही सीखना पर्याप्त नहीं होता, उसे समाज संप्रेक्षण की वस्तु के रूप में सीखना सिखाया जाना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल वे में जो है वो थ्योरी बेस्ड पर फोकस नहीं करती, वो प्रैक्टिकल वे में जो लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग होती है उसको फोकस करते हैं। भाषा सीखने का तात्पर्य सीखी जाने वाली भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का भलीभांति सीखना, यानी कि उसकी सांस्कृतिक पक्षों को भी देखना, सामाजिक पक्षों को भी देखना, ये भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लक्ष्य भाषा की प्रोक्ति संरचना के नियमों को सीखना भी आवश्यक है ना। यानी कि जो लैंग्वेज कन्वर्सेशन शुरू होता है फिर एंड होता है, उसकी प्रोक्ति की संरचना जो होती है उसमें,
और उसमें क्या होता है, विभिन्न विशिष्ट स्थितियों के संदर्भ में किन भाषिक इकाइयों का व्यवहार उपयुक्त ढंग से किया जाए, किन यह भी जानना आवश्यक होता है ना। किस ढंग से कैसे उपयोग करना है वो उस पर विशिष्ट स्थितियों में उस पर भी फोकस किया जाता है। एक्सेप्शनल वे आ जाते हैं ना उस पर। कोई भाषा सीखने का तात्पर्य है संप्रेषण पर युक्ति को जानना। संप्रेषण कन्वर्सेशन वे में है ना, जैसे दो बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, उनको कन्वर्सेशन, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, किसी भी तरह का कन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है, उस तरह वो लैंग्वेज सीखी जाती है। इस प्रकार संप्रेषण पर भाषा शिक्षण विधि में भाषा शिक्षण को एक ऐसा आधार दिया जाता है जिसमें भाषा के मौखिक रूप, उसकी समाज संस्कृति विशेषताओं को प्रमुखता प्रदान की गई है। इस विधि के द्वारा भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भाषा समाज, भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान की सहभागिता बढ़ जाती है ना। भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान की सहभागिता बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष विधि से जुड़कर इस विधि ने भाषा शिक्षण उस रूप में सामने रखा जो यह मानता है कि भाषा सीखने का अर्थ भाषा प्रयोग के नियमों को सीखना है, ना कि भाषा के व्याकरणिक नियमों को। यानी यहाँ पे मेन फोकस ये बात की गई, भाषा सीखने का मतलब उस भाषा को कैसे प्रयोग करना है वो सीखना, ना कि उसके नियम, व्याकरण नियम सीखना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। भाषा शिक्षण की विधि हो सकता है 10 नंबर की आ जाए, 5 नंबर की आ जाए, इसलिए ये टॉपिक कवर करना इम्पॉर्टेंट था। मैं सोच रही हूँ अब मैं आपके लिए व्यतिरेक जो विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण है वो लेकर आऊँ। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है लेकिन बहुत से लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और मुझे भी थोड़ा सा एक बार इसका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करने में एक बार मुझे भी इसको दोहरा कर पढ़ना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने बोला ये तो बहुत आसान टॉपिक है लेकिन कई बार क्या होता है इस पर कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। इसी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।